हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिजी में। आज बात करेंगे कि एमसीसी काउंसलिंग में कुल कितनी सीट्स हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सभी कैटेगरी की बात करेंगे। कितनी सीट्स हैं, एम्स में कितनी सीट्स हैं, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहता है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अभी कोई नया सीट मैट्रिक्स 2024 के अनुसार नहीं आया है, 2023 का ही डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना, ये मत समझ लेना कि 2024 का है, 2023 का है। जो सीट ऐड होंगे इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। डीम्ड, आप सभी लोग जानते हैं डीम्ड मीन्स प्राइवेट कॉलेज, और डीम्ड का जो सीट था 9887 था। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की बात करेंगे तो जनरल के लिए सीट था 2939, ईडब्ल्यूएस 723, ओबीसी 1955, एससी 1086 और एसटी का 542 ये सीट था। और इन्हीं कैटेगरी की अगर पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो ओपन पीडब्ल्यूडी में 153 सीट था, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 38 सीट था, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 102, एससी पीडब्ल्यूडी 57 और एसटी पीडब्ल्यूडी 29 ये सीट था। अब एम्स की बात कर लेते हैं कि एम्स में कितने सीट हैं कैटेगरी वाइज। ओपन के लिए 830 सीट है, कुल सभी एम्स को मिला के बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस 205, ओबीसी 556, एससी 308, एसटी 155। और पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे एम्स में तो ओपन पीडब्ल्यूडी का एम्स में 44 सीट है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का 12 सीट है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 28 सीट है, एससी पीडब्ल्यूडी का 17 सीट है और एसटी पीडब्ल्यूडी का 7 सीट है। ये टोटल सीट मैट्रिक्स डीम्ड का हो गया, ऑल इंडिया कोटा का हो गया, ये आपका एम्स का हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग कैसे हो सकती है कि इजीली काउंसलिंग हो जाए, आपकी काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा, काउंसलिंग प्रोसीजर में समझाऊंगा, उसके बाद पूरी उम्मीद रखिएगा कि आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एमसीसी काउंसलिंग कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। किसी भी काउंसलिंग का पहला स्टेप क्या होता है कि वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, आपका परसेंटेज क्या है, आपने 10th कहां से किया है, 12th कहां से किया है, छोटी मोटी डिटेल होगी, प्लस कोई ना कोई अमाउंट होता है काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का। तो एमसीसी काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन के लिए अमाउंट होता है वो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 500 होता है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 होता है। और जो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहते हैं, मींस जो बच्चे डीम्ड कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रुपये होती है। ये रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरीके से नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या कि आपने बेसिक डिटेल डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया और ये अमाउंट कट गया आपके अकाउंट से, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। सिक्योरिटी 5000, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल ईडब्ल्यूएस 10000। और जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहते हैं डीम्ड की, उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी 2 लाख की। अब ये सिक्योरिटी दोनों ही कंडीशन में, आपको कॉलेज मिले या ना मिले, वापस होगी। किसको वापस नहीं होगी वो समझ लीजिएगा कि राउंड 1 फ्री एग्जिट है, मीन्स राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिल गया और आपने नहीं लिया तो भी आपका ये पैसा वापस हो जाएगा। बट राउंड 2 में या राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज मिला और आपने नहीं लिया तो ये 5000, 10000 या 2 लाख रुपए ये आपके वापस नहीं किए जाएंगे। थर्ड स्टेप आता है सबसे महत्वपूर्ण, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप चॉइस फिलिंग ही सही से नहीं करेंगे तो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा सही से, रैंक कितना भी अच्छा क्यों ना हो। चॉइस फिलिंग लॉकिंग के बाद रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। आप सीधा कॉलेज जाते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप दिखाते हैं और उसके अनुसार आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है। अब काउंसलिंग का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं कि काउंसलिंग कितने राउंड्स में होती है। तो जनरली काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे राउंड, स्पेशल स्टे राउंड ऐसे भी हो सकती है। जहाँ तक सीट बचेगी गवर्नमेंट काउंसलिंग कराएगी। राउंड 1 में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो राउंड 2 में आपको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका राउंड 1 मिस हो गया है तो राउंड 2 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राउंड 3 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से समझिएगा, राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिल गया, उदाहरण के तौर पे राउंड 1 में आपको एम्स अलॉट हो गया, आपको एम्स पटना मिल गया।
आप राउंड 2 जाना चाहते हैं, एम्स पटना से ऊपर आपने एम्स ऋषिकेश भर रखा, आप चाहते हैं कि आपको एम्स ऋषिकेश मिल जाए, तो आप जब रिपोर्टिंग करने जाएंगे तब आप वहाँ पे भी रिटन में पूरा देंगे कि मैं राउंड 2 में भी भाग लेना चाहता हूँ, अपग्रेडेशन में भाग लेना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपग्रेडेशन नहीं होगा। अगर आप वहाँ पे फॉर्म भर के आते हैं, फिर राउंड 2 में सपोज़ आपकी रैंक अच्छी है और राउंड 2 में आपका अपग्रेड होके आपको एम्स ऋषिकेश मिल जाता है सपोज़। अब इसके ऊपर भी आपने एम्स भुवनेश्वर भर रखा है या भोपाल भर रखा है, आप चाहते हैं आपको वो भी मिल जाए, वही सेम प्रोसेस। लास्ट ईयर पहली बार ऐसा हुआ था 2024 में कि आप राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते थे, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते थे। इसके बाद कोई अपग्रेडेशन का राउंड नहीं था, ये 1, 2, 3, तो राउंड 3 में भी आपका कॉलेज चेंज हो सकता है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक समय तक काउंसलिंग के काफ़ी नियम हैं जो आपको उसी समय बताए जा सकते हैं जब रियल में काउंसलिंग चल रही हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बार बार चेंज होती है। पर जो लास्ट ईयर हो चुका है ये मैं आपको बता रहा था। लास्ट ईयर एक रूल और भी आया था कि जो भी काउंसलिंग का लास्ट राउंड होगा और उसमें अगर आपको एमबीबीएस की कोई भी सीट मिलती है और आप नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप नीट की काउंसलिंग ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है, काउंसलिंग के साथ मजाक तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर कॉलेज नहीं लेना है, सपोज आप दिल्ली से हैं और आप तमिलनाडु में कॉलेज लेना ही नहीं चाहते हैं तो भरिए ही मत, चॉइस फिलिंग ही मत करिए। पर ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आपने भर दिया बाद में नहीं ले रहे हैं। काफ़ी नियम टाइम टू टाइम बनते रहते हैं, काउंसलिंग इस टाइप से होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, थोड़ी थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 9369770462 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग से हमारी सर्विस ले सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से काउंसलिंग हो जाएगी और बेहतर से बेहतर कॉलेज आप ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से काउंसलिंग कराएं। अगर आपको पूरी नॉलेज है आप अपनी काउंसलिंग खुद भी कर सकते हैं। बस नियम और जो भी काउंसलिंग के नए नए रूल्स बीच में आते रहते हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है, अपडेट रहने की ज़रूरत है। अगर आप वीडियोस भी लगातार देखते रहेंगे तो आपकी काउंसलिंग बिना किसी पेड सर्विस के हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा लास्ट तक, जब तक आपकी काउंसलिंग ना हो जाए। सबसे ज़रूरी पार्ट होता है काउंसलिंग, तो आपने समझ ली कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स का। कभी भी अचानक काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है जो बच्चे EWS, OBC, SC, ST रिजर्व कैटेगरी से हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। अब OBC और EWS में अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। अगर आपका मार्च का है, एडमिशन होने के बाद भी आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। OBC वालों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके पास दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए। OBC का सर्टिफिकेट हमेशा से एक स्टेट के फॉर्मेट में बनता है और एक सेंट्रल के फॉर्मेट में बनता है। मीन्स अगर आप यूपी के हैं और यूपी काउंसलिंग से आपको किंग जॉर्ज लखनऊ मिल रहा है तो आपका स्टेट वाला सर्टिफिकेट वहाँ लगेगा। और अगर आपको यूपी से हैं और आपको बिहार में कॉलेज मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको PMCH पटना मिल रहा है, जब आप PMCH पटना में एडमिशन लेंगे MCC के माध्यम से, तब OBC का जो सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है वो होना चाहिए। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। SC ST में भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और कि जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हो तो कोई 1 महीने का टाइम नहीं मिलता, आपको बहुत ज़्यादा 1 से 2 दिन का टाइम मिलता है। अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट है और उसमें संबंधित अधिकारी का स्टैंप सही से नहीं लगा है, सिग्नेचर समझ में नहीं आ रहा है, उसका नाम समझ में नहीं आ रहा है, आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है। तो सभी बच्चे अपने सभी डॉक्यूमेंट विशेष तौर पर देख लें कि उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, स्टैंप क्लियर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, सही से समझ लें। जो OBC के बच्चे हैं वो विशेष तौर पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। अगर आप यूपी से बाहर कॉलेज लेना चाहते हैं तो अपने स्टेट में रहना चाहते हैं, कोई भी OBC का कैंडिडेट अगर पटना का है और वो पटना में ही कॉलेज लेना चाहता है फिर कोई दिक्कत नहीं। पर बिहार का बच्चा अगर यूपी में आना चाहता है, दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं वो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, TC, कैरेक्टर, माइग्रेशन सबके पास होता है, पर इनमें गलती अगर हो गई तो ये तुरंत नहीं बन पाते हैं। इसके बाद जो बच्चे दिव्यांग कैटेगरी में हैं,
PWD उनको विशेष ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट लिस्टेड हॉस्पिटल है उन्हीं से बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं से भी बनवा लें और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये दो ऐसे कागज हैं जो तुरंत नहीं बन सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट तुरंत नहीं बन सकते हैं। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं मैं पूरी लिस्ट बता चुका हूँ, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही लास्ट तक चैनल पर बने रहिए तो ईजिली आपकी काउंसलिंग हो जाएगी।